अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में मैं तव्हांजो मेज़बान इबाद हमज़ा। नाज़रीन, अॼु असां वटि ख़ासि तौर ते रांदियुनि जे हवाले सां जहिड़े नमूने जेको आहे सो तब्दीलियूं अचनि थियूं पियूं, अहिड़े नमूने सां असां वटि जेके महिमान आहिनि उहे बि तब्दील थींदा रहिया आहिनि। अॼु असां जन इशूज़ ते ॻाल्हाईंदासीं, उन में पाकिस्तान जो जेको श्रीलंका जो दौरो आहे उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं ऑस्ट्रेलिया जे हवाले सां बि पाकिस्तान जे दौरे जे लाइ जहिड़ियूं ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि ऐं उन हवाले सां जेके माना ग्राउंड तय कया विया आहिनि 4-5 ग्राउंड, उनजो बि हिन वक़्त ताईं फ़ैसिलो थी कोन सघियो आहे। उनखां अलावा पाकिस्तान जे अंदरि जेका डोमेस्टिक क्रिकेट हले पई उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं सभ खां पहिरियों असां जेको आहे सो स्टार्ट वठंदासीं। हॉकी जूनियर एशिया कप थियो मलेशिया में ऐं मलेशिया में जेको आहे सो हितां जा सहाफ़ी वियल हुआ, उन्हनि में जेको आहे सो मोहम्मद असगर बि हो, पाण सीनियर जेके आहिनि सो सहाफ़ी आहिनि मलेशिया वारे पूरे पाण हॉकी वारे दौरे में, जंहिंमें पाकिस्तान जी ॿी पोजीशन आई। अचो त पाण जेको आहे सो ॻाल्हियुनि जी शुरुआत पंहिंजे अॼोके मेहमान मोहम्मद असगर सां कयूं था। असगर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद कहता हूँ मैं आपको अपने प्रोग्राम। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग इधर से लूँगा कि हॉकी जूनियर एशिया कप हुआ, अभी मलेशिया में थे, गुज़िश्ता हफ्ते वापस आए, कैसा रहा वहाँ पर पूरे का पूरा कप कैसा रहा? और हॉकी के हवाले से पाकिस्तान जो इस वक्त एक क्राइसिस में मुब्तला हो गया है, आप इंटरनेशनल टीम को ले लें, जूनियर को ले लें या सीनियर को ले लें, कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, आप क्या देखते हैं मलेशिया के अंदर पाकिस्तानी टीम की कैसी परफॉर्मेंस रही? देखिए बाद पाकिस्तान टीम गुज़िश्ता 20 साल से जूनियर एशिया कप नहीं जीत सकी। 20 साल के बाद ये पहला मौका था जब पाकिस्तान एशिया कप जीतता। और नो डाउट जो पाकिस्तान ने गेम खेला है वहाँ पे जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है वो मेरी नज़र में तो जीती है। क्योंकि फाइनल में जो है पाकिस्तान को मलेशिया के हाथों 2-1 से नाकामी हुई। उस नाकामी के बहुत से वजूहात हैं। अगर आप टूर्नामेंट के पूरे टूर्नामेंट को आप देखते हैं, पाकिस्तान ने मजमूई तौर पे जो 6 मैचेस खेले हैं उसमें सिर्फ एक मैच में पाकिस्तान को नाकामी हुई। पहला मैच पाकिस्तान ने चीन के अगेंस्ट खेला, 1-0 से कामयाबी हासिल की। दूसरा मैच पाकिस्तान ने भारत के अगेंस्ट खेला, जबकि भारत 3 दफ़ा का चैम्पियन, कंटिन्यू चैम्पियन आ रहा था, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने 2-2 से मैच को बराबर किया। और फिर तीसरे मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 14 गोल से शिकस्त दी। यूँ पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया और सेमीफाइनल में फिर जनूबी कोरिया को 6-1 से शिकस्त दी। और उसको इतनी मजबूत टीम को पाकिस्तानी जूनियर्स ने जो है वो तमाम शोबों में फेल किया। फिर जब फाइनल की बात आती है तो फाइनल मलेशिया के साथ था। मलेशिया इससे पहले कोई बड़ा इवेंट नहीं जीत सका है, ये फर्स्ट टाइम था कि मलेशिया ने इस इवेंट में कामयाबी हासिल की। लेकिन मैं ये समझता हूँ, चूँकि मैं वहाँ मौजूद था और मैंने खुद इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, और मैं बरमला कहता हूँ कि मेज़बान को मेज़बानी का हक़ अदा करना चाहिए, ना कि इवेंट को हाईजैक कर लेना चाहिए। मलेशिया के साथ फाइनल में मेज़बान ने यानी मलेशिया ने पूरे के पूरे ग्राउंड को हाईजैक किया। तमाशाइयों को भी इस तरीके से तरतीब दिया गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे पाकिस्तानी नॉट अलाउ, क्योंकि जो स्टैंड पूरे 5 मैचेस में पाकिस्तानी बच्चों से भरे हुए थे, जहाँ पाकिस्तानी तालिबे इल्म जो है वो प्लेयर्स के हौसला अफजाई कर रहे थे, उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया, पहले गोल के राइट साइड पे और थोड़ी देर के बाद उनको जो है मैदान के दीगर जगहों पे छोटे छोटे टुकड़ों में उनको बांट दिया गया। फिर जो पाकिस्तानी आवाम आना चाह रही थी अंदर सिटिंग एरिया की तरफ, उनको नहीं आने दिया गया, बाकायदा वहाँ से उनको रोक के कहा गया कि आप अलाउ नहीं है। सिर्फ वो जो प्योर मलेशियन लोग थे उनको वहाँ आने की इजाज़त थी। और फिर ग्राउंड के चारों तरफ, चूँकि वहाँ पे कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है, जो सिर्फ एक हिस्सा जो सिटिंग एयर है, बाकी जो 3 हिस्से हैं वो फिर इस तरह के सिटिंग है जहाँ पे प्रॉपर हम उसको नहीं कह सकते। तो उसके चारों तरफ सिर्फ मलेशियन लोगों को इस तरह से बिठाया गया कि हम जब टीम खेले तो उनको सिर्फ और सिर्फ अपने ही लोग नजर आए, मलेशियन नजर आए। और पाकिस्तानी अगर हौसला अफजाई के लिए नारे लगाते हैं, शोर करते हैं, आवाज़ कसते हैं, तो फिर वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कानों तक वो आवाज़ ना जाए। एक तो ये बड़ी वजह थी ये। फिर दूसरा इस पर कोई एहतजाज नहीं, PHF के साथ तो खुद एक सीन हुआ जो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए PHF के जो सेक्रेटरी थे आसिफ बाजवा, वो पहले मैच से वहाँ मौजूद थे। हर मैच में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना, उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था जैसे वो खुद ग्राउंड में है। और फाइनल में तो कुछ ज़्यादा ही वो जो है परेशान हुए जब सेकंड गोल भी पाकिस्तान पे हुआ। और सिर्फ 10 मिनट का ये सारा खेल था। शुरू के 10 मिनट में 2 गोल हो गए और पाकिस्तान जो है वहाँ प्रेशर में आया। गो के 80% खेल पाकिस्तान के हाथ में रहा। उसके बावजूद पाकिस्तान 2-1 से हारा। उसकी बुनियादी 2 वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि रेफरी जो कि एक का ताल्लुक जर्मनी से था, एक का ताल्लुक अर्जेंटाइन से था, ये दोनों मेज़बान के साथ थे। कोई भी मूव जब बनती है और 25 रन क्रॉस करते हैं तो उसमें जो है गेम एडवांटेज होता है, उस फाउल को अगर बहुत ज़्यादा डेंजर नहीं है तो नहीं दिया जाता, ताकि गेम एडवांटेज रहे और गेम का प्रेशर टेम्पो जो है वो कायम रहे। लेकिन हमने वहाँ वाज़े तौर पे देखा जब पाकिस्तान जो है मूव बनाता है और वो 25 क्रॉस करके जैसे डी के करीब जाता है, कोई मामूली सा फाउल होता है तो रेफरी जो है उसको फाउल दे देता है। जब
मलेशिया ऐसा करता है तो वो उसको गेम एडवांटेज का नाम दे देता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे प्रेशर रुक जाता है और पाकिस्तान का जो गोल करने का मौका होता है वो ज़ाया होता है। उसके बावजूद पाकिस्तान ने कमोबेश 8 चांस गोल करने के मिस किए, और ये मैं समझता हूँ कि होम ग्राउंड का जो प्रेशर था वो हमारे जूनियर लड़के अफोर्ड नहीं कर सके। आसिफ बाजवा फाइनल में मौजूद थे, पीएचएफ के सदर कासिम रिया मौजूद थे। एडवांस इंफॉर्मेशन के बावजूद मलेशियन हॉकी फेडरेशन ने उनके लिए सीटें रिजर्व नहीं की, जबकि उन्हें मालूम था कि फ़ाइनल की दूसरी टीम के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा पहले मैच से मौजूद हैं, प्रेसिडेंट पीएचएफ जो है वो इस मैच के लिए खुसूसी तौर पे आ रहे हैं, उसके बावजूद वहाँ सीट रिज़र्व नहीं थी, उन्हें सीट दस्तियाब होने में भी जो है तकरीबन 10 मिनट लगे। तो ये तो साफ वाज़ेह हो गया कि मेज़बान ने मेज़बानी नहीं की, सिर्फ उसने तो पूरे इवेंट को हाईजैक किया और हर तरीके से कोशिश की। और फिर प्लस आप ये देखें, अगर मेरी बात गलत है तो फिर मुझे इस बात का जवाब मिलना चाहिए कि रनर और विनर ट्रॉफी दोनों मौजूद थी ग्राउंड में। जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो दोनों ट्रॉफियाँ मलेशिया को दे दी जाती है, दोनों ट्रॉफियाँ मलेशिया को दे दी जाती है। पाकिस्तान को सिर्फ रनर अप जो है मेडल दिया जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? और पाकिस्तान ने आफरीन है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया इस पर। पाकिस्तान ने फिर भी कोई आफरीन है, देखे ना, ये मेहमान, पाकिस्तान मेहमान था, इसने मेहमानी का हक पूरा अदा किया। किसी भी मसले पे जाके पाकिस्तान ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। इवन के ट्रांसपोर्टर्स भी जो पाकिस्तान को दिए गए थे, जो ट्रांसपोर्ट टीम थी, वो भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, जिसका मैं चशमदीद गवाह हूँ। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पे आफरीन है कि उसने मेहमान होने का हक अदा किया और उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया वहाँ पे। और फिर यही नहीं कि पाकिस्तान ने पूरे मैच में, पूरे टूर्नामेंट में 24 गोल किए। अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ 5 गोल हुए, मलेशिया के खिलाफ 6 गोल हुए, उसने पूरे मैच में 17 गोल किए। अब आप मुझे बताएं कि 6 गोल खाने वाला गोलकीपर बेस्ट है या 5 गोल खाने वाला गोलकीपर बेस्ट है? यकीनन आप कहेंगे भाई जिसने 5 गोल खाया है वो बेस्ट है, जिसने ज़्यादा गोल खाया है वो बेस्ट कैसे हो सकता है? पाकिस्तान के गोलकीपर मज़हर अब्बास, जिसने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, बिलखुसूस फाइनल में कई हमले कमोबेश 3 से 4 ऐसे अटैक थे जो मज़हर ने खुद नाकाम बनाए। उसके बावजूद जो फाइनल का बेहतरीन जो टूर्नामेंट का गोलकीपर करार दिया गया, वो 6 गोल खाने वाले मलेशियन गोलकीपर को दे दिया गया। फिर भी पाकिस्तान ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया इस पे। सही। तो अभी आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरह का, इस लेवल का जो टूर्नामेंट है उसमें इस तरह से हो रहा है और जो मेज़बान मुल्क है वो सब कुछ कर रहा है, ऐसे नहीं कि वो उसके ऊपर हो रहा है और अपने सर पर वो सह रहा है, बल्कि वो जो गेस्ट बनकर गए हैं ममालिक उनके साथ ऐसा बिहेव अपना रहा है, तो अभी क्या हो सकता है? ये लोग कहाँ जाएंगे? ये कोई एहतजाज करेंगे? अभी कोई फ्यूचर में ऐसी कोई प्लानिंग आपको नज़र आ रही है या पीएचएफ के कुछ इरादे आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, पीएचएफ के साथ प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान नहीं आ रही। एक चीन की टीम लास्ट ईयर आई, उसने 3 मैचेस की सीरीज़ खेली, उसके अलावा कोई भी टीम अब पाकिस्तान का रुख करने को तैयार नहीं है। तो पीएचएफ ने तो बिल्कुल मेरे हिसाब से सही रास्ता अपनाया है, बुर्दबारी का, अब एक सिस्टम में और स्लो करके चल रहे हैं। और मलेशिया इस वक्त सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स का घर बन चुका है, जहाँ पे तमाम स्पोर्ट्स के मैचेस जो है वो कराए जा रहे हैं, बिलखुसूस हॉकी, तो वहाँ पे अब तमाम हॉकी के मैचेस वहीं हो रहे हैं। अभी पाकिस्तान अजलान शाह में मौजूद है, मलेशिया में मौजूद है पाकिस्तान की सीनियर टीम। पाकिस्तान 3 बार इससे पहले अजलान शाह जीत चुका है, चौथी बार अल्लाह करे कि वो जीत जाए, क्योंकि 6 लड़के जूनियर्स के भी वहाँ पे गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अगर किसी फॉर्म में नहीं भी जाता तो कम से कम इतना तो करे कि जो जूनियर्स के साथ हुआ इस इवेंट में उनकी तवज्जो इस तरफ तो दिलाए। अभी आप क्या समझ रहे हैं कि ख़ास तौर पर जैसे देखा गया है कि हमारी जूनियर टीम ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की और मलेशिया के हाथों जो है वो हार गई, दूसरे नंबर पर आ गई वहाँ पर हॉकी जूनियर एशिया कप के हवाले से। अभी अजलान शाह में है हमारी टीम और हमारी टीम के हवाले से ये देखा गया है कि काफ़ी अरसे से एक क्राइसिस में चल रही है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। तो आप क्या समझते हैं अभी जो हुआ है, जो सिलेक्शन है, जो अजलान शाह में अभी लड़के गए हैं, आप कितने पुरुमीद हैं कि हॉकी के हवाले से जो हम माजी में देख रहे हैं कि एक सुनहरी दौर था, उसके बाद उसके ऊपर जो एक जवाल आ गया जो अभी तक चल रहा है, आप कितने पुरुमीद हैं? देखिए, मैं पुरुमीद यूँ हूँ कि जो जूनियर टीम खेली है उस जूनियर टीम के लिए खुद संदीप जैसे ओलंपियन भारतीय जो उस टीम के ऑफिशियल थे, भारतीय टीम के, और दीगर लोग, उनके ये अल्फाज थे कि यार ये पाकिस्तानी टीम वो टीम है जो 20 साल के बाद हमें झलक नज़र आ रही है उन ओलंपियंस की जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कहाँ पहुँचा दिया। तो जूनियर्स की सतह पे तो पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी है और बहुत तेज़ी से ऊपर भी आ रही है, और यही वजह है कि 6 लड़के जूनियर से सीनियर में सिलेक्ट हुए। जो टीम अभी गई है मलेशिया अजलान शाह खेलने, उसमें 6 लड़के उस जूनियर टीम के हैं। सुहेल अब्बास को क़यादत दी गई है।
विकास को क़यादत मैं समझता हूँ बहुत देर से दी गई, क्योंकि वो बहुत पहले डिपेंड करते थे क़यादत के लिए। अब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी टीम को ग्रूम करें, उनका माइंड बनाएं। फिर सामने आप ये देख लें कि जुलाई के एंड में ओलंपिक भी है, ये हमारा आखिरी इवेंट है, टूर्नामेंट आखिरी है अजलान शाह, और इसमें हमें फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान को वो तमाम टीमें सामने टकराएंगी जो ओलंपिक में उसको मिल रही है। तो ओलंपिक के लिए सबसे अहम तैयारी है ये, और फिर ये ब्लू ऑस्ट्रो ट्रॉफी खेला जा रहा है। तो इस हिसाब से भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज यही एक मिला है कि अजलान शाह कप जो है पाकिस्तान अगर उसको सही मानों में खेलता है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसको जीतने की सलाहियत भी रखता है। ऐसा कोई नहीं है, आज पहला मैच था, पाकिस्तान ने अर्जेंटाइन को 4-2 से शिकस्त दी है। तो जब आगाज़ इतना अच्छा हुआ है और टीम को अगर सोहेल अब्बास जैसा कायद भी मैसर है और टीम में वो तमाम लोग मौजूद हैं जो हर अपनी फील्ड में जो काबिलियत रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान जो है वो अजलान शाह में फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे तो आ सकता है, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान के जो कोच हैं, एक बड़ा नाम है, हॉकी में उससे बड़ा नाम नहीं, अख्तर रसूल, और अख्तर रसूल अब उनको कोचिंग कर रहे हैं, और ये कोचिंग की फ़राइज़ उनको सिर्फ 3 महीने पहले मिली है। इससे पहले जो है हमारी टीम का जो कोच था वो गैर मुल्की कोच था, डच कोच था, उसको फारिग किया गया डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी बकौल PHF के। वो ये कहते हैं, कंटिन्यू करते हैं आपकी बात को, एक मुख्तसर वक्फे का इशारा हो रहा है। जी नाज़रीन, पंहिंजे प्रोग्राम में सिलसिले के जारी था रखूं, हाकी खां पोइ वरी असां क्रिकेट ॾे बि ईंदासूं। असां सां गॾु रहिजो, मिलूं था हिकिड़ी मुख्तसर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाजरीन पंहिंजी ॻाल्हियुनि जे सिलसिले के असां उतां ई अॻिते था वधायूं जिते असां छॾियोसीं। हाँ, अगर हम बात कर रहे थे PHF के हवाले से, एक और फिर बाद में तजर्बा किया गया कि सीनियर और जूनियरों का एक मिक्सचर बनाकर टीम को डाला गया, उस पर काफ़ी तनकीद भी हुई और फिर ये पाबंदियाँ भी हुई कि 40-35 साल के सिवा ग्राउंड पे बंदा नज़र नहीं आना चाहिए। फिर वो PHF के अंदर भी सब कुछ हो गया, सीनियर टीम भी ऐसी बन गई। इस कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक ये ओवर एज का मसला है तो इसमें अख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन फेडरेशन ने जो ओवर एज पे पाबंदी लगाई तो उसका सिर्फ मकसद था कि न्यू टैलेंट को सामने लाएं। और जहाँ तक सीनियर्स का मसला है तो सीनियर्स को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। फेडरेशन ने एक गलती ज़रूर की कि सीनियर्स के हवाले से कोई वाज़ेह ऐलान वो नहीं कर सकी, कोई वाज़ेह फ़ैसला वो सामने नहीं ला सके। और एशियन चैम्पियनशिप जब हम 20 साल के बाद जीते थे, हम ये यहाँ पर ये चीज़ है कि हमने जब एशियन चैम्पियनशिप जीती है 2010 में, तो वो भी हम 20 साल के बाद जीते थे। तो उसके वक्त उसी वक्त या तो फेडरेशन को ही कह देना चाहिए था, सीनियर्स को अल्लाह हाफिज़ कह देना चाहिए था, क्योंकि वो गोल्ड मेडलिस्ट हो चुके थे, अल्लाह पाक ने उनको एक इज़्ज़त दे दी थी। और खुद सीनियर्स को भी इस बात का एहसास होना चाहिए था कि वो अब हॉकी से अलग हो जाए। उस वक्त हमारे पास 1.5 साल का अरसा था, हम अपने जूनियर्स को मुकम्मल तौर पे सीनियर्स की जगह ला सकते थे और ओलंपिक में हम मुकम्मल तैयारी से जा सकते थे। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं मालूम कि आया फेडरेशन इसके फाइनली इस फैसले पे क्यों नहीं पहुंच सकी, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि फेडरेशन को इस बात का एहसास है कि इस वक्त उन्होंने ये नहीं किया था। अब जो टीम गई है वो जूनियर और सीनियर्स पर मुश्तमिल है, उसमें 6 लड़के जूनियर हैं तो बाकी जो 12 लड़के हैं वो सीनियर्स हैं। लेकिन उन सीनियर्स में भी चंद लड़के ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा सीनियर्स नहीं है जिनको हम हाई फाई कह सकें, सिवाय चंद लड़कों के, उसमें जैसे वकार शरीफ हैं या सोहेल अब्बास हैं या गोलकीपर हैं हमारे, तो इनके अलावा जो लड़के हैं वो इतने तजर्बेकार भी नहीं है। लेकिन जो इनकी ट्रेनिंग सेशन जो सीनियर्स की जारी थी इस्लामाबाद के बंदरा स्टेडियम में, वो इतनी हार्ड हुई है और उस पर इतनी तवज्जो दी गई है, चूँकि मलेशिया का और पाकिस्तान का मौसम भी तकरीबन एक होता है। वहाँ हब्स है, गर्मी है, और इस्लामाबाद में भी हब्स और गर्मी आपको पता है कितनी है, लाहौर में भी यही सिचुएशन ज़्यादा होती है कराची की बनिस्बत। तो इन जगहों पे उनकी जो ट्रेनिंग दी गई है तो मुझे यकीन है कि मौसम उन पर असर नहीं करेगा और जो हमारा जो कम्बिनेशन है, वर्किंग कम्बिनेशन, वो यकीनन पॉजिटिव होगा। और आज आपने पहले बताया कि सीनियर कप के हवाले से जो एशिया कप हुआ है उसके अंदर जो है मलेशिया के जो लोग थे उनका बिहेव खासतौर पर मेज़बान मुल्क होने के नाते अच्छा नहीं था, जूनियर के, हाँ जूनियर के हवाले से। अभी क्या समझते हैं कि अभी तमाशाइयों का क्या रोल होगा, या वहाँ पर अभी जहाँ पर अजलान शाह हो रहा है वहाँ पर तमाशाइयों से लेकर वहाँ के जो हैं जो मेज़बानी कर रहे हैं उनका बिहेव कैसा होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इंसान गलती से सीखता है। सही। और अगर मलेशिया ने गलती की है जूनियर्स के इवेंट में, उन्होंने रियलाइज़ किया है, तो उसको सीखना चाहिए। किसी एक को तो तवज्जो दिलाना चाहिए इस तरफ। हमने तो ये चीज़ आम कर दी, हमने तो इसको मीडिया में, प्रिंट मीडिया में भी दे दिया, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। हमने कोशिश की कि PHF की तवज्जो इस तरफ आए, वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन इस तरफ देखे, एशियन हॉकी एसोसिएशन जो है वो इस तरफ देखे और इस चीज़ को सोचे कि मेज़बान का सिर्फ ये काम तो नहीं है कि वो पूरे इवेंट को हाईजैक कर ले,
मेहमान की इज्जत, मेहमान लोगों की इज्जत, उन्हें उनका मकाम देना, ये उनकी जिम्मेदारियों में आता है। जहाँ तक सीनियर्स की बात है, तो मुझे जो तजर्बा हुआ वो ये हुआ कि मलेशियन कौम जो है, जब मलेशिया की टीम खेल रही होती है तो उस वक्त तो वो दीवाने हो रहे होते हैं, जस्ट लाइक ए पाकिस्तानी। जब पाकिस्तान की टीम अगर भारत से खेल रही हो तो पाकिस्तानी एकदम दीवाने होते हैं। तो मलेशियन टीम अगर पाकिस्तान या भारत से फाइनल खेल रही होती है तो उस वक्त वो दीवाने हो जाते हैं बिल्कुल, और उनको कुछ नज़र नहीं आता। और इसी जज्बातियत में जो है ये सारा प्रोग्राम जो है वो खुद ब खुद या तो डिसाइड हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से मैंने ऑब्जर्व किया तो ये प्री प्लान था कि स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को रखा गया और टीम को जो है वो बैक किया गया। लेकिन यहाँ पर जो मैंने मजहर अब्बास की बात की, तो मजहर अब्बास पे जो कोचिंग के काम जिसने किया वो ओलंपियन अहमद आलम थे, जिन्होंने बहुत पॉजिटिव उसके साथ काम किया। फिर वीडियो एनालिस्ट अबू जर थे, उन्होंने भी रात दिन काम करके उस टीम को, देखें आज का दौर जहाँ फिजिकली फिटनेस का है ना, वहीं टेक्नोलॉजी का भी है। और टेक्नोलॉजी में सबसे पहले है वीडियो एनालिस्ट फुटेज देखकर मुखालिफ के अगेंस्ट अपनी हिकमत अमली बनाना आज के खेल की, वो हॉकी हो, क्रिकेट हो या कोई सा भी गेम हो, वो पहली तरजीह बन चुकी है। अब टीम के साथ जो वीडियो एनालिस्ट था उसने भी अपना फ़र्ज़ अदा किया, जो असिस्टेंट कोच थे दानिश कलीम और जो चीफ मैनेजर राना मुजाहिद, जिस तरीके से ये लोग टीम को बूस्टअप करते रहे, टीम के लगे रहे, तो आई थिंक के पाकिस्तान का फ्यूचर वो सेफ़ है। वो सेफ़ है। अगर पाकिस्तान ओलंपिक में छठे नंबर पे भी आता है, 5 से छठे नंबर पे, जगह टॉप 6 यूरोपियन टीमें हैं, इन टॉप 6 यूरोपियन टीमों में से किसी एक को भी बीट करके पाकिस्तान का आ जाना ना सिर्फ पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी होगी बल्कि फेडरेशन की भी बड़ी कामयाबी होगी। फेडरेशन की भी बड़ी कामयाबी होगी। अभी आपने कहा कि मलेशिया के हवाले से कि वहाँ पर पूरे के पूरे खेल के हवाले से वो मेन के मरकज़ बनने वाला है, हॉकी के हवाले बन से चुका है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि मलेशिया के अंदर हॉकी पर कितनी तवज्जो दी रहा है, और वहाँ पर जो स्ट्रोट्रफ है वो पाकिस्तान वो तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप यकीन करें कि मलेशिया में स्पोर्ट्स को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी हासिल है कि पाकिस्तान में आप नहीं सोच सकते। पाकिस्तान में तो स्पोर्ट्स कल्चर ही नहीं है ना, लेकिन मलेशिया में बाकायदा स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। हर स्टेट में हॉकी के ग्राउंड, फुटबॉल वहाँ सबसे पसंदीदा खेल है, फुटबॉल के ग्राउंड। और अब तो वहाँ पे 2 ग्राउंड ऐसे भी हैं जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचेस भी हो सकते हैं। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सीरीज़ होने जा रही है, पाकिस्तान जो है वो उसके सोच रहा है, वो उसके ऑप्शंस में मौजूद है कि वो मलेशिया में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ को खेल सकता है। मलेशिया, यूएई, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ये इन हवालों से भी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कुछ देखिए, साउथ अफ्रीका ने तो वैसे ही मना कर दिया है, सही, वो बिजी है, ठीक है ना। श्रीलंका पहले ही माजरत कर चुका है, वहाँ पर जो है वो श्रीलंकन प्रीमियर लीग चल रही होगी। अब रह गया आपके पास 2 ऑप्शन, वो है यूएई या मलेशिया। आपको आज़ाद कश्मीर स्टेडियम के हवाले से भी बातें हो रही हैं। आज़ाद कश्मीर की हो रही है, अच्छा है, पॉजिटिव साइन है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज़ाद कश्मीर स्टेडियम को, उसके नेशनल स्टेडियम को अपडेट करता है, उसको इंटरनेशनल मेयार पे लेके आता है और वहाँ पे T20 मैचेस पहले फेज़ में कराता है, तो यकीनन आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब आपके मुल्क में इंटरनेशनल टीमें नहीं आ रही तो फिर आप ऐसे जगहों पे पैसा लगाने से बेहतर है आप उन जगहों पे पैसा लगाएं जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर मौजूद हो, आपकी टीम को मौका मिले खेलने का। जैसे डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने कोशिश की, उसने इंटरनेशनल 11 को दावत दी। देखिए, बड़े सोचने की बात है कि पीसीबी के यहाँ एक इंग्लैंड से क्लब आता है, ठीक है, लाहौर में वो मैच खेलता है, ठीक है, पीसीबी फूले नहीं समाता, बड़ा खुश होता है और मैसेज देता है कि जी ये देख लें जी, ये क्लब यहाँ खेल रहा है और तमाम टीमें इसमें जो है वो सिक्योर है, लिहाजा तमाम टीमें आए। अब डॉक्टर शाह इंटरनेशनल 11 को बुला रहे हैं, साबिक क्रिकेटर्स हैं उसमें, कुछ मौजूदा क्रिकेटर्स हैं, उनको मदऊ किया जाता है। वो कहते हैं कराची में 2 मैचेस खेलेंगे, सिंध में 2 मैचेस खेलेंगे, लेकिन पीसीबी उसको पॉजिटिव जवाब नहीं देता। कुछ दिनों के बाद ये ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है कि टीम चूँकि श्रीलंका जा रही है, लिहाजा 25-26 को हम मैच नहीं खेल सकते, हम मैच नहीं खेल सकते, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ हौसला अफजाई होनी चाहिए। जो भी लोग उस मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हॉकी फेडरेशन कर रही हो, पीसीबी कर रही हो, इंडिविजुअल कोई कर रहा हो, कोई शहरी कर रहा हो, कोई इंडस्ट्रियल कर रहा हो, इन इदारों की जिम्मेदारी है जो रिप्रेजेंट करते हैं इनको, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि वो उनको हौसला अफजाई करें। जस्ट लाइक आप अभी देखें कि कराची में एक बड़ा इवेंट चल रहा है ना, पाकिस्तान चैंपियंस लीग 2nd एडिशन, और वैसे आप इसको देखें तो ये 3rd एडिशन है।
फर्स्ट एडिशन उस वक्त के जो नाज़िम कराची थे मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने कराया। सेकंड एडिशन जो MNA आसिफ हसनैन है लांडी से, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया इंडस्ट्रियल लोगों से मिलकर, ताजिर बरादरी से मिलकर। सेकंड एडिशन अब वो फिर एक बार उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, और फर्स्ट एडिशन था वो लोकल था, पाकिस्तानी क्लब थे। अब जो सेकंड एडिशन है वो लोकल नहीं है, 4 क्लब और 3 ममालिक की टीम है। ये चारों क्लब बैरून मुल्की हैं, गैर मुल्की हैं, और 3 मुल्क की टीम है। 60 टीमें गैर मुल्की हैं। पीसीबी फिर भी तवज्जो क्यों नहीं दे रहा? देखिए, मेरे बात हुई आसिफ हसनैन से भी हुई, जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस पर मैंने उनसे पूछा था कि भाई पीसीबी से रब्ता हुआ? उन्होंने कहा बिल्कुल रब्ता हुआ, पॉजिटिव साइन मिला, ग्रीन सिग्नल मिला है, बातचीत आगे चलेगी, ठीक है। लेकिन जब ओपनिंग होती है तो मैंने पाकिस्तान के 2 साबिक कप्तानों से ये बात की, राशिद लतीफ़, मोइन खान। मोइन खान ये कहते हैं कि इवेंट तो बहुत अच्छा है, मौजूद थे वहाँ पे, इवेंट बहुत अच्छा है, बहुत खुश थे वो, लेकिन उन्होंने कहा कि पीसीबी से बाकायदा बातचीत होनी चाहिए थी, उनकी मंजूरी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो मदर बॉडी है, ठीक है। अब राशिद लतीफ़ से मैंने बात की तो राशिद लतीफ़ ये कहते हैं कि पीसीबी नहीं चाहता कि लाहौर से क्रिकेट बाहर निकले, वो उसको सपोर्ट कर ही नहीं सकता, वो नहीं करेगा इसको सपोर्ट। फिर टेस्ट क्रिकेटर वहाँ बासित अली मौजूद थे, उन्होंने भी यही कहा, वो भी राशिद से मुत्तफिक थे। लेकिन सुने कायमा कमेटी के साबिक चेयरमैन इकबाल मोहम्मद अली ये कहते हैं कि सारी बातें गलत हैं, पीसीबी ने ना हाँ की है ना की है, पीसीबी राब्ते में है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उन्होंने जो दावतनामे भेजे हैं फाइनल के, तो फाइनल में जो मेहमान होंगे वो पीसीबी के चेयरमैन ही होंगे। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने कहा कि लाहौर और कराची के हवाले से जैसे बातें जो है वो करते हैं और ये बातों को कुछ ज़्यादा ही हवा दे देते हैं। पिछले दिनों भी ये हुआ कि नसीम बुखारी साहब ने कहा कि अभी वाटमोर आ गए हैं तो अभी कराची के लड़के ही लड़के होंगे कौमी टीम के अंदर। अभी आप भी मीन के इस तरह से जो उन लोगों ने कहा वही बात आ रही है। आप क्या समझते हैं कि कराची और लाहौर के अंदर, जैसे हमारे यहाँ ये होता है कि सिंधी लड़कों को या बलोचों को नहीं लिया जाता कौमी टीम के अंदर, यहाँ पर भी ऐसी सोच अभी पल रही है कि कौमी टीम के अंदर जो है वो कराची के लड़के जाकर नहीं खेल सकते? अभी आप मुझे बताएं, मोहम्मद शमी से लेकर दानिश कनेरिया तक सबने तो कौमी टीम की नुमाइंदगी की है अपनी। देखें, बात मैं कराची की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ सिंध की। सही। क्या अजीम घुमन का हक नहीं है कि वो टेस्ट खेले? सही। क्या वो लाल मोहम्मद नाम था, लालबाग जिसने मकली ग्राउंड में खेला था, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर लाल कुमार, क्या उसका हक नहीं था वो टेस्ट खेले? क्या उसकी सलाहियतों में कोई कमी थी? नहीं थी ना। मैं इस बात मैं कहता हूँ जो मेरिट पर है, जिसकी परफॉर्मेंस है, उसको आप खिलाएं। और अगर आप ओबलाइज ही कर रहे हैं तो अगर 4 लड़के आप अपने कर रहे हैं तो भाई एक आप सिंध से ले लें, आप इसको ओबलाइज कर दें, ये तो राइट बनता है ना। अब बात आ गई वाटमोर की, तो पंजाब में या लाहौर कराची में कोई फ़र्क नहीं है, सब हमारे कौमी हीरोज़ हैं, सब हमारे अपने लोग हैं। और ये सारी बातें गलत हैं कि इनमें कोई जहनी तौर पे ऐसी कोई ऊंच नीच है, ऐसा नहीं है, नथिंग। ना वाटमोर के आने पे, ना वाटमोर के जाने पे, ना वाटमोर से पहले, ना अब, ये सब मेरिट पे खेलने के कायल हैं, मेरिट पे खेलना चाहते हैं, मेरिट पे ही खेलेंगे। आप मौजूदा टीम को देख लें कि डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देने वाले आज टीम में हैं या नहीं? सही है ना। शमी भी वापस आया, फैसल इकबाल भी वापस आए, आ रहे डोमेस्टिक खेलने, परफॉर्मेंस दे रहे। मोहम्मद यूसुफ को वाटमोर लेकर आए, उन्होंने प्रैक्टिस करवाई, उन्होंने प्रैक्टिस कराई। असगर कंटिन्यू आपकी बात करते हैं, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, असां ॻाल्हियुनि जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था, पाण मिलूं था हिकिड़ी मुख्तसर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन पंहिंजे प्रोग्राम सिलसिले के उतां ही अॻिते था वधायूं जिते पाण छॾियोसीं। असगर हम बात कर रहे थे कि कौमी टीम के हवाले से, लाहौर और कराची के फ़र्क के हवाले से। फिर मैं बात करूंगा सीनियर और जूनियर के हवाले से। अभी कहा यह जा रहा है यूसुफ ने अपनी फ़िटनेस भी क्लियर की है, उसके बाद भी थोड़ा बहुत ये हुआ, इकबाल कासिम के कुछ बयानात ऐसे आ गए कि वो देखना नहीं चाहते थे मोहम्मद यूसुफ को कौमी टीम के अंदर। सीधी बात करें, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। अभी आप मुझे बताएं कि यूसुफ की हम एज जिसको हम कहें, हम असर कहें, यूनुस खान भी खेल रहे हैं, उसके अलावा पाकिस्तान के कैप्टन भी खेल रहे हैं मिसबाहुल हक। तो आप क्या समझते हैं, फ़िटनेस मयार है, एज मयार है, पर्ची कल्चर मयार है, कौमी टीम का मयार क्या है? कौमी टीम का मयार है डोमेस्टिक। मोहम्मद यूनुस ने 2 साल से डोमेस्टिक नहीं, मोहम्मद यूसुफ ने 2 साल से डोमेस्टिक नहीं खेली। ठीक है। वो टीम के लिए मुंतखब भी हुए, लाहौर से भी मुंतखब हुए खेलने के लिए, वो उन्होंने मना किया। ठीक है। और इकबाल कासिम ने बुनियादी तौर पर जो
बात रखी वो यही रखी कि अगर लड़का डोमेस्टिक नहीं खेलता, ठीक है, डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं करता, तो फिर वो नेशनल टीम के लिए मुंतखब नहीं हो सकता। मोहम्मद यूसुफ को कैंप में बुलाया गया, उन्होंने कैंप में प्रैक्टिस की। इकबाल कासिम ने कहा कि ये उसका हक है कि वो प्रैक्टिस करे, क्योंकि नेशनल कैंप जो है वो सबके लिए, नेशनल कोचिंग सेंटर सबके लिए। ये कोई शर्त तो नहीं है? नहीं नहीं, यूसुफ सुने कैडर का प्लेयर। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। नो डाउट यूसुफ एक अजीम प्लेयर है, पाकिस्तान के कामयाब तरीन बैट्समैन हैं, लेकिन 2 साल से जो शख्स क्रिकेट ना खेला हो उसके पास फिजिकली फिटनेस तो हो सकती है, मैच फिटनेस नहीं हो सकती। देखिए, फिजिकली फिटनेस एक अलग चीज़ है और एक मैच फिटनेस अलग चीज़ है। मैं 1 किलोमीटर दौड़ के दिखा दूँ, मैं एक्सरसाइज करके दिखा दूँ, मैं नेट पे प्रैक्टिस करके दिखा दूँ, लेकिन 1 घंटा विकेट पे खड़ा रहना, इससे कहते हैं मैच फिटनेस। सही। तो वाटमोर ने क्या देखकर कहा कि वाटमोर उसको सिर्फ लेकर आए, और वो मोहम्मद यूसुफ ही थे। एक ज़माने में वाटमोर पाकिस्तान टीम के कोच बनने जा रहे थे, मोहम्मद यूसुफ ने उनकी मुखालफत की थी। सही। और मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को कहा था कि वाटमोर जो है वो मनपसंद लोगों को लेके आते हैं, लिहाजा इसको ना करो। ये श्रीलंकन टीम ने खुद, प्लेयर्स ने इस बात को मीडिया में बयान किया है कि मोहम्मद यूसुफ वाटमोर जो है श्रीलंका से पहले वो कोच बन रहे थे पाकिस्तान के, लेकिन मोहम्मद यूसुफ ने मुखालफत की। और मैं जहाँ तक समझाऊँ कि मोहम्मद यूसुफ को वाटमोर ने वहाँ बुलाकर बेसिकली उनके इमेज को ख़राब करने की कोशिश की। अब मोहम्मद यूसुफ डोमेस्टिक खेलने के लिए तैयार हैं, वो कहते हैं मैं डोमेस्टिक खेलूंगा। वो डोमेस्टिक खेलेंगे और मुझे यकीन है कि अगर वो डोमेस्टिक खेलेंगे तो वो इतने अजीम प्लेयर हैं कि वो आ सकते। इतनी डोमेस्टिक हो रही है? देखिए, डोमेस्टिक तो होती है, देखें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, ठीक है, T20 और पेंटर्स ट्रॉफी, ये 3 जो है हमारे बड़े इवेंट हैं, ये हमें खेलना चाहिए। सही। हर प्लेयर को खेलना चाहिए। मैं इस बात को सख्ती से, इस बात को मैं कहता हूँ कि मैं अगर कोई इख्तियार मुझे मिले तो मैं तो डोमेस्टिक ना खेलने वाले को टीम में भी ना लूँ। अब आप इसी बात पे इख्तलाफ को ले लीजिए, अब्दुल रज़ाक की बात कर लें आप। ठीक है। अब्दुल रज़ाक ने शदीद इख्तलाफ किया है कि मुझे 15 साल हो गए खेलते हुए, अब चीफ सेलेक्टर या सिलेक्टर ये कहते हैं कि मैं डोमेस्टिक खेलूँ। अब्दुल रज़ाक ये कहते हैं कि सिलेक्टर खुद मेरिट पे नहीं आते, फिर मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं डोमेस्टिक खेलूँ? मैं T20 के लिए फिट हूँ, मैं वनडे के लिए फिट हूँ, ठीक है। डोमेस्टिक में उनकी, वो कहते हैं मेरी परफॉर्मेंस अभी इतनी अच्छी नहीं है। अब्दुल रज़ाक भी एक अहम प्लेयर हैं, बड़े अजीम प्लेयर हैं, कई मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं। उन जैसा ऑलराउंडर जब वो खेलते हैं तो कोई दूसरा नहीं, दो आरा नहीं है इसमें, बिल्कुल सही बात है ये। अब अब्दुल रज़ाक को मशवरा दिया जा रहा है कि आप डोमेस्टिक खेलें। अब्दुल रज़ाक नाराज़ हैं। आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान में सिलेक्टर बनता कौन है? जिसने 1 टेस्ट खेला हो वो भी सिलेक्टर बन जाता है, जिसने 1 टेस्ट ना खेला हो वो भी सिलेक्टर बन जाता है। इस वक्त पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि एक ऐसा शख्स जिसने ना सिर्फ कई टेस्ट मैचेस खेले हैं बल्कि पाकिस्तान को जितवाने में, पहली सीरीज़ भारत के अगेंस्ट बेंगलोर टेस्ट जितवाने में उसका बुनियादी किरदार रहा है। और फिर वो शख्स जब पाकिस्तान टीम जो है वो हारती है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट और बुरा रिजल्ट लेके आती है, तो वो फिर इस्तीफ़ा भी दे देता है अस खुद कि नहीं जी मैंने टीम मुंतखब नहीं सही की थी इसलिए हारने की, वो अपने ऊपर जिम्मेदारी भी लेता है। अब वही शख्स, एक ऐसा खुददार शख्स जो है अब चीफ सेलेक्टर है, अब मैं उस पर कैसे ये कह दूं कि जी ये पसंद नापसंद की बात कर रहा है, या आप कैसे कह सकते हैं? सही। मतलब उसका एक बैकग्राउंड भी तो देखा जाएगा ना। एक शख्स है, अब इलियास की आप बात कर लेंगे, मोहम्मद इलियास चीफ सेलेक्टर रहे, कितने टेस्ट खेले उन्होंने? इमरान फरद को वो खिलाते रहे, कितनी परफॉर्मेंस रही इमरान फरद की, इस पर तो मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन एक शख्स जो ये कह रहा है कि नहीं जी जो मेरे पास फहरिस्त आएगी, जो मेरे पास फिगर्स आएंगे और जो डोमेस्टिक खेलेगा मैं उसी को प्रायोरिटी दूंगा, इस पे वाटमोर ने भी एग्री किया। तो ये बहुत पॉजिटिव हुआ कि सिलेक्टर, देखिए ये बहुत पॉजिटिव हुआ कि सिलेक्टर और कोच एक दूसरे से जहनी हम आहंगी कर रहे हैं। ठीक है असगर, एग्री। लेकिन आप मुझे बताएं कि अब तक, जब तक मोहम्मद यूसुफ का मामला नहीं आया था मीडिया के अंदर, या इस पूरी की पूरी कंडीशन के अंदर ये क्राइसिस खड़े नहीं हुए थे कि मोहम्मद यूसुफ को फिर लाएंगे फिर खिलाएंगे, तब तक ये सब कुछ ठीक था, डोमेस्टिक की कोई बात ही नहीं थी और कोई प्लेयर आ रहा था, खेल रहा था और परफॉर्म दिखा रहा था। आप भूल रहे हैं यूसुफ, जो आप भूल रहे हैं कैसे यूनुस और मिसबा डोमेस्टिक खेल के आए। आप मुझे बताएं कि उनके ऊपर ये शर्त तो नहीं लागू था ना कि आप डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे। मिसबा ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया था तब उसको कमबैक किया था, ठीक है। यूनुस ने भी डोमेस्टिक खेला था, ठीक है, तो कमबैक किया था। हालांकि यूनुस ने भी बिल्कुल रज़ाक वाली बात थी कि मैं क्यों खेलूं, ठीक है, मैं इतना बड़ा प्लेयर हूं, मैंने बहुत परफॉर्म किया, मैचेस जितवाए, T20 चैंपियन बनाने वाला मोहम्मद यूनुस है, ठीक है, दोबारा तो नहीं है इसमें, उसके बावजूद उसको डोमेस्टिक खेलना पड़ा। तो अगर यूसुफ भी डोमेस्टिक खेल लेते हैं
और वो आ जाते हैं, देखिए ये एक रिक्वायरमेंट है। इससे जूनियर्स, इस पर एतराज तो नहीं है, इस पे जूनियर्स को हौसला मिलता है, ठीक है, इस पे सीनियर्स का कुछ नहीं जाता। वो मैच स्कोर नहीं भी करेंगे ना अगर जाके डोमेस्टिक में, और 10 ओवर 20 ओवर 25 ओवर रुक के आ जाएंगे, खेल के आ जाएंगे, तो इसको जूनियर्स को ये हौसला मिलता है कि नहीं यार सेलेक्टर जो है वो डोमेस्टिक को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और दुनिया भर में यही होता है कि अगर आप डोमेस्टिक को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो आपका क्रिकेट, आपका कल्चर, आपका स्पोर्ट्स वो ख़त्म हो जाएगा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपकी बात ये सही है, लेकिन इस चीज़ को कोई लिखा हुआ तो नहीं कि किसी के कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया गया कि आपकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं। देखिए फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट है, लेकिन ये फॉर्मेट है। अब इसको जो है पीसीबी का चेयरमैन ही डायरेक्ट मुदाखलत करके कर सकता है, अख्तियारात की बात है। ठीक, ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि ये बंदा नहीं खेल रहा तो मीन के उसके जो माजी का जो किरदार है, जो उसने माजी में रन बनाए, तो उन चीज़ों को यूसुफ को 1-2 मैचों में आप क्या समझते हैं मौका नहीं देना? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंटरनेशनल मैचेस में नहीं। क्योंकि देखिए मैंने आपसे एक बात की, यूसुफ के पास फिजिकली फिटनेस है, मैच फिटनेस नहीं है उसके पास। मैच फिटनेस का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ मेरे भाई, मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, और अगर मैंने कई सालों से 15 सालों से मैंने क्रिकेट नहीं खेली है, अभी मैं जाके क्रिकेट खेलता हूँ तो 10 ओवर अगर विकेट पे मैं रुक गया तो मेरी बड़ी कामयाबी होगी, और 10 ओवर के बाद मेरा टेम्परामेंट क्या होगा ये आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो ये ही तो मैच फिटनेस है, मैच फिटनेस को कहते हैं। और यूसुफ जैसे बैट्समैन को तो 50 ओवर रुकना है, 50 ओवर रुकना है। असगर आपकी बात सही है, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि ये नहीं है कि अगर कोई बंदा टीवी पर आ रहा है तो वो मैच खेल रहा है, वैसे उसने बल्ले वगैरह वो ना टीवी पे ना है, डोमेस्टिक इतनी कवरेज भी नहीं होती। अब तो वो पीटीवी स्पोर्ट्स और एक निजी चैनल है तो थोड़ी सी कवरेज हो जाती है। कंटिन्यू खेल तो रहे हैं यार, डोमेस्टिक 2 साल से नहीं खेला है। 2 साल से नहीं तो फिर जो फारग होकर बैठ गए, तो क्यों बैठा वो, क्यों नहीं बैठा है? मसला ये है कहने का, अभी फर्ज करें कि आप लाहौर की टीम से उसको कप्तान बनाया गया, उसने नहीं खेला। आप रज़ाक को ले लें, रज़ाक के साथ क्या हो रहा है? यूसुफ को तो एक कोने में आप रखते हैं। अभी रज़ाक कह रहे हैं कि मुझे डाउन पर नहीं रहने दिया जा रहा। रज़ाक के साथ तो शुरू से प्रॉब्लम रही कि उसको कभी एक पोजीशन पे नहीं खिलाया गया। हालांकि रज़ाक वो प्लेयर है जो T20 या वनडे में ऊपर खेले तो बहुत पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव हो सकता है। अब होता क्या है, रज़ाक की में अगर आप बात करते हैं ना तो आप अज़हर महमूद के दौर को भी याद करें। रज़ाक और अज़हर महमूद दोनों एक साथ आए, ठीक है। उस वक्त रज़ाक की पर्ची अच्छी थी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, उसकी पर्ची भी अच्छी थी। आप उनमें से आप किस सुने नहीं, उसमें आप अब किसको रखेंगे? अज़हर महमूद उस टाइम मुकम्मिल फिलाप फेल जा रहे थे। नहीं, अज़हर महमूद का बैड लक रहा, बैड लग रहा है, फेल जा रहे थे, फेल नहीं जा रहे थे इतना, हाँ इतने फेल नहीं थे। देखिए उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि आप उसको बिल्कुल घर भेज देते। रज़ाक जैसी तो नहीं, मीडियम बीच में थी, ठीक है, रख सकते थे आप उसको। रज़ाक के साथ अज़हर महमूद को रखते तो पाकिस्तान के पास 2 ऐसे ऑलराउंडर होते जो कई जगह आपके काम आते और आप कई मैचेस जो हारे हुए मैचेस थे वो आप जीतते। लेकिन अज़हर महमूद ने वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने के बजाय इंग्लैंड चले गए, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने इंग्लैंड जाके खेलना शुरू किया। आज उन्हें इंग्लैंड की नेशनलिटी भी मिल चुकी है, आज वो इंडियन प्रीमियर लीग भी इंग्लैंड के शरीयत के हिसाब से खेल रहे हैं। लेकिन रज़ाक ने फाइट किया, हर वक्त वो लड़ते रहे, अपनी परफॉर्मेंस से साबित करने की कोशिश करते रहे। नो डाउट कभी ठंडा कभी गर्म तो हर एक के साथ होता है, रज़ाक के साथ भी हुआ। लेकिन हमें रज़ाक की उन इनिंग्स को भी याद रखना चाहिए कि जिसमें उन्होंने खुद मैच जिताया। किसके साथ ये ठंडा गर्म वाली कंडीशन नहीं हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से? दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग वेयर इज पॉसिबल। जावेद मियांदाद ने रोते हुए रिजाइन दिया, इंजमाम उल हक आखिरी मैच में रोते हुए वापस गए, इतने माजी क्यों जाते हैं? आज तक जो है वो रिजाइन नहीं दिया, आज तक इस्तीफा नहीं दिया। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप इतने पुरानी बात नहीं कर रहे, ताज़ी बात कर लें। एजाज भट्ट जब थे, हाँ, खिलाड़ियों की इंक्वायरी हुई, ठीक है, शिकस्त पे, ठीक है, पाबंदियां लगी, ठीक है, जुर्माने हुए, ठीक है, आस्ते आस्ते सब बहाल हो गए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ पे सियासी दबाव है। अगर आईसीसी ये कह रही है कि पीसीबी को सियासी दबाव से अलग करो तो क्या गलत कह रही है? मेन तो असगर मेरिट नहीं है ना। नहीं, देखिए मेरिट के साथ साथ सियासी दबाव है, मैं इस बात को इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में सियासी दबाव नहीं है। शोएब मलिक आउट हुए थे, सही है, आउट हुए थे, दोबारा इन हुए, सही, आशिक रहमान की पर्ची पे इन हुए, ये मुझे पता नहीं, आप कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, वज़ीर आज़म के साहबजादे के साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही, सही, वहाँ से भी सिफारिश हुई, सही, ठीक है, वो इन हुए, वो बैड लक था कि वो परफॉर्म नहीं कर सके, फिर बाहर हो गए। हम पाकिस्तान से चलते हैं आईपीएल की तरफ। अभी आईपीएल जो है काफ़ी खबरों के दरमियान है, मीडिया के अंदर काफ़ी कशमकश चल रही है, एक के बाद दूसरा क्राइसिस जन्म लेता है, फिर कोई स्कैंडल जन्म लेता है। क्या देख रहे हैं आईपीएल के हवाले से? और पाकिस्तानी हमारा जो कौमी मीडिया है, वैसे तो सब कुछ होता है, लेकिन आईपीएल के पाकिस्तान के अंदर जैसे स्पॉट फिक्सिंग का मामला हुआ तो भारतीय मीडिया ने क्या कुछ नहीं किया,
आप क्या समझते हैं आईपीएल के हवाले से और इंडियन मीडिया को लेकर और पाकिस्तानी मीडिया को, और इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं अभी? देखें, आईपीएल में अगर इस्लाहात नहीं की गई तो मैं नहीं समझता कि इसका छठा एडिशन भी हो सकेगा, क्योंकि एक सूबे के वजीर आला ने अपने सूबे में आईपीएल के मैचेस पे पाबंदी लगा दी है। सही। उसका कहना है कि इस आईपीएल से हमें बदनामी और रुसवाई मिल रही है, लिहाजा इसको उसने अपने सूबे में तो उसको बैन कर दिया है। अब ये जो 5वां एडिशन है, इसमें आप देखें कि इसमें कितने स्कैंडल सामने आ रहे हैं। मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, शाहरुख खान के स्कैंडल, लड़कियों को तंग करने, ख़वातीन के साथ बदतमीजी के स्कैंडल, हर किस्म के स्कैंडल अब सामने आ रहे हैं। और ये जहाँ भी एक चीज़ बेलगाम होती है ना और बहुत ज़्यादा पैसे की उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो फिर होता यह है कि मुंतज़मीन जो है वो पैसे की चमक के पीछे जा रहे होते हैं। डिसिप्लिन को, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाला कोई नहीं रहता। हर एक के पास इतना टाइम नहीं होता वो इन चीज़ों को देखे। जो कुछ भी हो रहा है उसकी बुनियादी वजह यही है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। आईपीएल में इंडियन प्लेयर भी मुलविस हैं, मैच फिक्सिंग में, स्पॉट फिक्सिंग में श्रीलंकन भी मुलविस हैं, और ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ प्लेयर हैं, उनके भी नाम आ रहे हैं। लेकिन इंडियन मीडिया उस तरीके से आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा जो उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था। पाकिस्तान के 3 प्लेयरों के साथ ज्यादती होती है, मैच फिक्सिंग होती है, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सज़ा होती है, उनकी हायरिंग होती है, तो इंडियन मीडिया पूरी दुनिया को सर पे उठा लेता है। लेकिन आज जब उसके अपने घर में ये सब चीज़ें आम हो रही हैं, हालांकि माजी में अजहरुद्दीन पे इसी केस में पाबंदी लग चुकी है, अजय जडेजा पे पाबंदी लग चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इंडियन मीडिया अब भी होश के नाखून नहीं लेगा, तो उसके यहाँ क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वो शायद ये भूल रहे हैं कि इंडिया क्रिकेट का एक बड़ा हब है, उनकी इकोनॉमी का एक बड़ा हब है, एक ज़रिया है। अगर इंडियन मीडिया ने अब भी होश के नाखून नहीं लिए तो आईपीएल का छठा एडिशन होना मुश्किल हो जाएगा और आईसीसी को फिर इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। गो के लोग आप समझते हैं आईसीसी तवज्जो देगी? देनी पड़े, मैंने कहा देना ज़रूरी है, देना चाहिए अब उसको। देखिए, आईसीसी की जो पैसे की जो इनकम है ना, जो उसकी इकोनॉमी की, उसका भी एक बड़ा जरिया इंडियन मार्केट है। इस ठीक है ना, इस इंडियन मार्केट ही के प्रेशर की वजह से आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई आया है। सही है, ठीक है, कि हमें यहाँ पे सहूलत रहेगी, इंडिया भी करीब रहेगा, यहाँ के रेट्स भी सही हैं, टैक्स भी कम है, इन तमाम चीज़ों को इशू बनाकर आप दुबई ले आए कि आप इंडिया के करीब रहेंगे। आप आईसीसी के प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, वो भी ज़्यादातर आप देखेंगे तो उनका भी ताल्लुक जो है वो इंडिया से कहीं ना कहीं से निकल आता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इस पूरे के पूरे सिनेरियो में क्या किरदार है? बहुत अहम किरदार है। भारत ने इंडियन प्रीमियर लीग को ऑन किया, ठीक है, उसने उसको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। अभी इस करंट सूरत हाल के अंदर मैं बता रहा हूँ कि उसने उसको ऑन किया। आईपीएल की उसने जिम्मेदारी ली है, आईसीएल की नहीं ली थी उसने, ठीक है, इसकी उसने जिम्मेदारी ली है। जब उसने इसकी जिम्मेदारी ली है तो उसकी एक एक चीज़ की, एक एक ख़ता की, एक एक गलती की मुकम्मल जिम्मेदारी इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे आयद होती है। और मैं समझता हूँ कि आईसीसी को अब इस तरफ तवज्जो देना चाहिए ताकि इस खेल को इस करप्शन से बचाएं। आईसीसी में इनके कोई इक़दामात उठा सकते हैं या आगे चलकर ये देखिए बराह रास्त तो नहीं, स्पॉट फिक्सिंग के बराह रास्त नहीं उठा सकते। देखिए बराह रास्त नहीं उठा सकते क्योंकि आईसीसी का आईपीएल से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक है बोर्ड से और बोर्ड का ताल्लुक है आईपीएल से। तो अगर आईसीसी ने कोई हिदायत देनी भी है तो वो बोर्ड को देगा। मीन के कमिंग डेज में कोई आईसीसी ऐसे कोई हुक्म दे सकता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कि आप आईपीएल पर कुछ कड़ी नज़र रखें? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। देखिए बदनामी क्रिकेट की हो रही है और क्रिकेट की जो मदर बॉडी वो आईसीसी है और आईसीसी के फ़राइज़ में शामिल है कि वो क्रिकेट को बदनामी से बचाए। उसका जो एंटी करप्शन यूनिट है बिल्कुल फ्लॉप है। अगर वो काम कर रहा होता तो ना पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्कैंडल बनता और ना ये चीज़ें सामने आती। आपको याद होगा जब बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही थी तो उस वक्त भी एक स्कैंडल बनते बनते रह गया, कुछ लोग उसमें पकड़े गए, उसमें पाकिस्तान का भी नाम आया, पाकिस्तान के भी क्रिकेटर का नाम आया, पाकिस्तान के एक साबिक डोमेस्टिक क्रिकेटर का भी नाम आया कि जी वो इसमें इन्वॉल्व है, उसके पास से जो वो ईमेल एड्रेस मिली हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मिले हैं और वो यहाँ पे स्पॉट फिक्सिंग करा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश एक्टिव था, उसका बोर्ड एक्टिव था, उसने उस चीज़ को फ़ौरन कवर किया। लेकिन यहाँ आपको बताऊँ कि जितना बड़ा इंडिया है ना, उसकी जो बॉडी है वो उतनी खोखली है। जितना वो बड़ा गेम खेलते हैं उसकी जो मुंतजमीन है वो उतने मुझे नाहिल नज़र आते हैं कि वो देखिए किसी भी चीज़ की बेस को क्रैक करना ज़रूरी होता है, बेस को संभालना ज़रूरी होता है। आप बेस को संभाल ले रहे हैं, आप मीनार पे जा रहे हैं,
अब मीनार पे जाके क्या करेंगे? सही। पहले बेस को तो संभालें आप। बेस को संभाले, लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है हमारे जो तज्जिए निगार कहते हैं, जो स्पोर्ट्स के हवाले से दानिशमंद जिनको कहा जाए, वो कहते हैं सब कुछ करने में पाकिस्तान को पीछे धकेलने में पाकिस्तान के क्रिकेट ग्राउंडों से या दूसरे ग्राउंडों से पूरे खेल को जो है वो प्लस लगाकर बाहर फेंकने में मरकजी रोल जो है वो भारत का है। नो डाउट, सही कहते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि उनके पास वो सोचने की समझने के लिए कोई चीज़ ही नहीं। देखिए, इसे सोचना नहीं कहते, इसे साजिश कहते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये एक साजिश तैयार की। इसकी मिसाल दूं, मैं भी मलेशिया में जो मीडिया बॉक्स था, उसमें जो सहाफ़ी जिम्मेदारियां निभा रहे थे मीडिया बॉक्स की, ठीक है, जो फेडरेशन की तरफ से और एशियन फेडरेशन की तरफ से और मौजूदा के, वो इंडियन थे। ठीक है, वो इंडियन थे और उन्होंने उसको पूरा कैप्चर किया हुआ था। सही। उसमें जब हमने अपनी एंट्री दी, हाँ, तो उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार किया। सही। और हमारे साथ उनका रवैया भी इतना अच्छा नहीं रहा। लास्ट 2 मिनट है हमारे पास असगर, जल्दी में जी। तो रवैया भी अच्छा नहीं रहा। अब जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, इंडिया की साजिश की बात है, तो नो डाउट। और जब बांग्लादेश के खिलाफ हम नाकाम सीरीज़ हमारी मुलतवी हुई है, तो इंडिया तो खुल के सामने आ गया कि पहले बांग्लादेश को दावत दी खेलने के लिए। जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को इनकार किया, तमाम गेम खेला गया, कोर्ट के ज़रिए इनकार कर दिया गया, तो फिर इंडिया ने बांग्लादेश को भी इनकार कर दिया। ठीक है असगर, लेकिन इसके अलावा ये भी है कि सब कुछ है, साजिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने ब्लॉक बनाने में अभी तक फेल है। हम इंशाल्लाह फिर कभी ज़का अशरफ की जो परफॉर्मेंस है, हाँ, वो ब्लॉक बनाने के लिए अच्छी है। हाँ, और अब वो IPL के फाइनल में जा रहे हैं, मुझे यकीन है कि पॉजिटिव होगा और उन्हीं की वजह से सियालकोट की एंट्री हुई है चैंपियंस लीग में। ओके, बड़ी मेहरबानी असगर। इंशाल्लाह हम इस पर जो है वो बाद में कभी फिर किसी अगले हफ्ते या किसी दूसरे हफ्ते आपको बुलाएंगे और इन चीज़ों पे बात करेंगे। जी नाज़रीन, तमाम ही अॼो को असांजो प्रोग्राम ॾिठो, ख़ासि तौर ते माना जेको आहे सो मोहम्मद असगर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जेको आहे सो उन तमामु हिकिड़ो सुठे नमूने सां ॻाल्हियूं कयूं। पाण मलेशिया जे अंदरि हुआ, उन्हनि हवालनि सां बि ॻाल्हियूं कयूं। उन खां अलावा पाकिस्तान जी क्रिकेट, IPL, इन सभिनी शयुनि ते असां थोरो तमामु घणो जेको आहे सो तफ़सील में ॻाल्हि ॿोल कई। असां उमेद था करियूं तव्हांखे हीअ असांजो प्रोग्राम पसंदि आयो हूंदो। इन दुआ ते त जिथे हुजो सदा ख़ुशि ऐं सलामत हुजो। पंहिंजे प्रोग्राम जे मेज़बान इबाद हमज़ा खे ॾींदा इजाज़त, मोकिलणी नाहे। अल्लाह वाई।